Let's continue with the last topic we are discussing about, that is Indian economy. इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें के कुछ फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस फीचर्स को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये फीचर हमारे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। कैपिटल फॉर्मेशन लेस होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, हाई पॉवर्टी है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। इतना लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद के फीचर्स हम देखेंगे। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी में एक ये भी फीचर है कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है। अब मूलभूत सुविधाएं किसी भी इंडस्ट्री के लिए कौन सी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, पानी, रोड, रेलवे, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जो मूलभूत सुविधाएं होती है किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी बिजनेस को चलने के लिए, दैट आर कॉल्ड एज इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसकी कमी आज भी आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतना पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसमें कभी पावर की प्रॉब्लम्स आती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, कभी टेलीकम्युनिकेशन जो इंटरनेट है या कम्युनिकेशन के जो अलग अलग साधन होते हैं उसके कभी कभी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम, आज भी रोड डेवलप हो रहे हैं लेकिन बहुत से भागों में अभी भी रेलवे के ट्रैक्स नहीं है, बहुत से भागों में अभी भी अच्छी जो रेलवे मतलब रोड्स की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे रोड, वो अभी भी नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एजुकेशन भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आता है। उसके बाद में बैंकिंग, क्योंकि बिना फंड्स के, बिना पैसे के किसी भी एरिया को या किसी भी बिजनेस को अगर डेवलप करना है, इकोनॉमिकली डेवलप करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब पावर, टेलीकम्युनिकेशन के साथ में एजुकेशन भी आता है, बैंकिंग भी आता है, अच्छे हॉस्पिटल्स भी आते हैं। उसके बाद में बेसिक इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, कोल, है ना, सीमेंट, ये जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ होती है ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिक इंडस्ट्रीज़ में आती है। तो ये अगर किसी देश में अवेलेबल है तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन इंडिया में अभी भी ये कुछ कुछ चीज़ों की अभी भी कमी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। बहुत से इलाकों में आपको रोड अच्छे नहीं मिलेंगे, कई कई इलाकों में पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, कई कई इलाकों में बैंक्स की संख्या कम है, हॉस्पिटल्स कम है। ऐसे बहुत सारी जो समस्या है वो आपको अभी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये भी इंडियन इकोनॉमी का एक फीचर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त इसमें संख्या में अवेलेबल नहीं है जितना होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो नहीं है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पूरी दुनिया में शायद इंडिया एक ऐसा कंट्री होगा कि जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो संख्या है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और उसकी संख्या अगर आप देखोगे तो अराउंड 1 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स जो है ये अभी भी काम कर रहे हैं, जिसमें से अराउंड 55% रूरल मतलब ग्रामीण भागों में है, और उसमें से 94% जो है प्रोप्राइटरी मतलब जिसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग टाइप की, उस टाइप के बिजनेसेस हैं। तो कहने का मतलब कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी संख्या जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और उसकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सबको जॉब्स जो है ये जॉब्स मिल नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में, कहीं पर भी इतने सारे टोटल भी करोगे तो इतने जॉब्स नहीं मिल सकते। इसलिए खुद का बिजनेस स्टार्ट करना या एंटरप्रेन्योर बनना, उद्योजक बनना, ये भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है अपने करियर डेवलपमेंट के लिए। तो उनकी जो संख्या है वो इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश शायद राज्य ऐसा पहला है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में है। तो वो भी एक इंडियन इकोनॉमी का एक मेन फीचर है कि यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी संख्या में है, और वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए उनके पास स्पेशल पैकेजेस होते हैं, फंड्स प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग प्रकार से इंसेंटिव्स देती है, सो दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लोगों ने शुरू करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ से फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो प्रोडक्शन बढ़ता है, मार्केट में हम गुड्स का सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, वो जो व्यक्ति बेरोज़गार है उसको रोज़गार मिल जाता है, वो स्वयं रोज़गारित हो जाता है। और दूसरा, और अपने समाज के जो बेरोज़गार जो लोग हैं वो 5, 10, 50 लोगों को और रोज़गार दे सकता है।
तो इस प्रकार से, और गवर्नमेंट को भी इसमें रेवेन्यू मिलती है जीएसटी के फॉर्म में। तो इस प्रकार से मल्टीपल बेनिफिट जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंकरेज कर रही है। देन अगला और फीचर हम देखेंगे, ह्यूज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बाहर के कंट्री या बाहर की कंपनी हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 50 बिलियन यूएस डॉलर जो है ये 2019 में इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है हमारे देश में। तो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर रैंकिंग देखूँगा एफडी में, तो इंडिया की जो रैंकिंग है 9th है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में है, और उसको इनकैश करने के लिए जो बाहर के फॉरेन से इन्वेस्टर्स है वो पैसा इंडिया में लगाते हैं, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, स्कोप बहुत है, इसलिए ये सब लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग एरियाज़ में। बिग स्कोप फॉर ट्रैवल एंड टूरिज़्म। अब यहाँ पर इंडिया में जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर बहुत लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार जो है सर्विस सेक्टर में देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री होगी तो दैट इज़ ट्रैवल एंड टूरिज़्म। लाखों करोड़ों लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टोटल एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो उसका 9% ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे ही डिपेंड है। तो अभी कोरोना की वजह से कुछ उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, पर दैट इज़ टेम्पररी। अदरवाइज आप देखोगे इंडिया में ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। विद द डेवलपमेंट ऑफ गुड रोड्स, जो अभी रोड्स डेवलप हो रहे हैं अलग अलग इंडिया के टूरिस्ट एरिया में या धार्मिक स्थलों में, तो उसकी वजह से ट्रैवल एंड टूरिज़्म बहुत फ्लरिश होगा आगे आने वाले दिनों में। तो वहाँ पर स्कोप भी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट का। अलग अलग जगह पे डायरेक्ट होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट है, टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गाड़ियों में ड्राइवर हो सकते हैं। ये तो सब होगा डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट भी बहुत सारे जो है वहाँ पर जो लोकल हैंडीक्राफ्ट जो बनते हैं वहाँ पर लोगों को काम मिलता है। तो ऐसे ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं और काफ़ी लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता है। तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म ये इंडिया में बहुत स्कोप है, क्योंकि आप देखोगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर उधर मेघालय, पूरे पश्चिम, कहीं पे भी देखोगे, हर राज्य में इंडिया में आप देखोगे कि टूरिस्ट स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं। उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, और डेवलप अगर गवर्नमेंट कर रही है, उसमें इनिशिएटिव ले रही है, तो उसमें आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट और इनिशिएटिव उसमें ले सकती है और उसको डेवलप करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है। जो लोकली जो लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और साथ में वहाँ के जो परंपरागत हैंडीक्राफ्ट है या कुछ हस्तकला जो होती है, या वहाँ पर कुछ लोकली ग्रोन फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ या कुछ ऐसे पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो उसकी वजह से जिसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, तो उसका भी एक इनडायरेक्ट प्रकार से मार्केटिंग ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म की वजह से हो सकता है। तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म में काफ़ी स्कोप है इंडियन इकोनॉमी में फ्यूचर में। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव, इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव, पॉसिबिलिटीज़, स्कोप ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है इसकी समस्या तो है ही, लेकिन समस्या के साथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है कि इंडिया की जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतने ज़्यादा उतना बड़ा मार्केट है। क्योंकि अगर आप बोलोगे 121 करोड़ से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है, तो 121 करोड़ की वो मार्केट हो गया इंडिया, मतलब। तो जहाँ पर 121 करोड़ से ज़्यादा आबादी है वहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। हर कम आप इसमें देखोगे तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। आप टेक्सटाइल ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लो, किसी भी आप कमोडिटी को लोगे तो मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो वो फ्यूचर में उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और एक बेनिफिट ऐसा है कि इंडिया के जो डेमोग्राफी है पॉपुलेशन में, उसमें यंगस्टर्स जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और यंगस्टर्स की संख्या ज़्यादा है मतलब आगे आने वाले दिनों में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी सेविंग बढ़ेगी, और जितनी किसी अर्थव्यवस्था में सेविंग बढ़ती है उतना वो सेविंग अल्टीमेटली लोग सेव करते हैं, तो वो अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है, तो उतना उस देश का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है भारत की इकोनॉमी ग्रोथ जो है उसका आने वाले 5-10 सालों में आपको उसका बेनिफिट्स, उसके जो स्कोप है ग्रोथ का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दीज आर द स्कोप
दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का जो फीचर्स है वो हम डिटेल में देख लिया है कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से फीचर है। तो सबसे पहले हमने देखा मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लिटरेसी मतलब यहाँ पर साक्षरता का जो रेट है वो कम है। जो अधिकतर जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए उनका ऑक्यूपेशन। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ये भी पॉइंट हमने कवर किए। कैपिटल फॉर्मेशन, ये इंडिया में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कितने नए प्लांट्स नए इक्विपमेंट शुरू होते हैं। करप्शन, ब्लैक मनी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। गरीबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। रिसोर्सेज जितने भी हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक रूरल इलाके में उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, मतलब असमान है। मतलब गरीब अमीर जो है उनके पास ज़्यादा पैसे हैं पूरे देश के, और गरीब जिनकी संख्या ज़्यादा है उनके पास बहुत कम पैसे हैं। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से उस पर डिपेंड जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत हुआ है और आगे भी उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री जो इंडिया में उसमें आगे स्कोप है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज सीन सीनरीज बहुत है इंडिया में, तो वहाँ पर आप उसकी वजह से ये इंडस्ट्री है, ये ट्रैवल टूरिज़्म, ये बहुत डेवलप हो सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इंडिया में बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे क्यों डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस ज़्यादा मिल आपको उसका मार्केट है। हर्बल्स, अभी आप देखोगे आजकल हर्बल और एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में लोग अवेयर हो चुके हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर इंडिया बन सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी में पूरे वर्ल्ड में इंडिया फेमस है। सॉफ्टवेयर के लिए ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया फेमस है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म ग्रोइंग फेज़ में है, ठीक है। ऐसे अनेक पावर जनरेशन, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतने आगे आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डेवलपमेंट, उतनी डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा बिक्री होगी, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर जो है जनरेशन, उसकी भी डिमांड आगे आने वाले दिनों में होने वाली। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी स्कोप है।